हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, शानदार होंगे, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए कक्षा 9 के विज्ञान का मॉडल सेट जो 2023 और 24 में जारी किया गया था। लेकिन जो 2025 में एग्जाम होने वाला है आप सभी का, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर डिट्टो भिड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आने वाले हैं। तो सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और ये आपका देखिए, यहाँ पे समय दिया गया 1.5 घंटा का आपका एग्जाम होने वाला है। पूर्णांक 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इस बार आपको विज्ञान में 40 में 40 नंबर लाना है तो सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। मतलब कोई आर त्रिज्या है, एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा, वे हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में पाई आर, ऑप्शन सी में 2r, ऑप्शन डी में 2 पाई आर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2r। इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर कोई होंगे तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यह पार्टिकल इज मूविंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। जो भी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा 2r। तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। मतलब कोई वेग है, उसके प्रति सेकंड में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है दूरी, ऑप्शन बी में विस्थापन, ऑप्शन सी में वेग, ऑप्शन डी में त्वरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया गया हमें, इसमें से किसका इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए में दिया गया विस्थापन, ऑप्शन बी में त्वरण, ऑप्शन सी में वेग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। मतलब दूरी और समय का ग्राफ ढलान किसका मान बताता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया विस्थापन, ऑप्शन बी में त्वरण, ऑप्शन सी में वेग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। मतलब न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया जड़त्व, ऑप्शन बी में बल, ऑप्शन सी में संवेग, ऑप्शन डी में त्वरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु का त्वरण पर, वस्तु का द्रव्यमान पर, वस्तु का वेग पर और वस्तु का आकार पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है, न्यूटन का गति कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। मतलब न्यूटन का जो गति है, कौन सा नियम का बल की परिभाषा देता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी में न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया, द मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया गया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन सी में दिया गया 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा। आप इसको एक बार निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस से पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। मतलब कोई जब बस पे चलता है और जैसे ही बस चालू होता है तो सारा आदमी, आप भी अनुभव किए होंगे जब कभी बैठे होंगे तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये कौन सा नियम की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी में न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो क्वेश्चन 10 में हमसे पूछ रहा है, कार्य की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी में वाट, ऑप्शन सी में जूल, ऑप्शन डी में न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये पूछ रहा है कि चंद्रमा पर किसी द्रव्यमान का वस्तु 40 किलोग्राम है तो उसी का सीधा वजन अगर पृथ्वी पर हम देखें तो कितना होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया 240 किलोग्राम, ऑप्शन बी में दिया गया 392 न्यूटन, ऑप्शन सी में दिया गया 240 न्यूटन, ऑप्शन डी में दिया गया 400 केजी।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400 केजी। मतलब अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 40 किलोग्राम है ना, तो वही पृथ्वी में अगर तोलेंगे तो 400 केजी होगा। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की कमी है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवाओं को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब कह रहा है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो आसपास की हवा संपीड़ित करता है और उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, तो इससे क्या कहते हैं, कौन से रूप में जाना जाता है? तो अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, या फिर विरलन कहते हैं, या फिर संपीड़न कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? मतलब कोई घटना है जहां उत्पन्न ध्वनि, जब हम कुछ बोलते हैं तो परावर्तन रिटर्न हमें सुनाई देती है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाती है वो? तो ऑप्शन ए में व्यक्तिकरण, ऑप्शन बी में मृग तृष्णा, और ऑप्शन सी में गूंज, ऑप्शन डी में अपवर्तन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गूंज। उसे हम गूंज कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कणों के बीच पदार्थ का आकर्षण सबसे कम होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दूध, ऑप्शन सी में रुई, ऑप्शन सी डी में चीनी। तो इसका तो सबसे इजी आंसर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो हम लोग श्वास लेके छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, और इससे हम लोग देखते हैं इसके आसपास में बहुत ज्यादा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम लगता है। और अगर दूध देखेंगे तो इसमें अधिक लगेगा, रुई में भी लगेगा, चीनी में भी लगेगा। तो इसका सही ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 15 में हमसे पूछ रहा है, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा? मतलब ठोस भी रहेगा और तरल भी रहेगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी में 25 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी में -25 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑप्शन डी में 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहीं पे ठोस बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इसे तरल भी हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रहा है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया है, उस विलय की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। मतलब कह रहा है 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया है, तो इस विलयन का सांद्रता प्रतिशत क्या होगा, वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया 20%, ऑप्शन बी में दिया गया 16:2/3%, ऑप्शन सी में 25%, ऑप्शन डी में 50%। तो आप इसको एक बार निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको बताया गया होगा कैसे निकालना है। सो हम इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका सीधा आंसर होने वाला है 16/2/3%। और क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछ रहा है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी केजी पर घन मीटर, और ऑप्शन डी घन मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केजी पर घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? ऑप्शन ए यह सामग्री मिश्रण है, ऑप्शन बी यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ऑप्शन सी यह एक वसंमागी मिश्रण है, ऑप्शन डी ये छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह एक वसंमागी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी अपकेंद्रण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। मतलब पूछा द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की योग के बराबर, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन की संख्या के बराबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा जा रहा है, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान तो आप लोग को निकालना आता ही होगा। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन दिया 16U, दूसरा ऑप्शन दिया 13U, तीसरा ऑप्शन दिया 28U, और चौथा ऑप्शन दिया 17U। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17U। निकाल लीजिएगा एक बार इसको। और क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? ऑप्शन ए में किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते, ऑप्शन बी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं,
ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बताया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ऑप्शन डी में किसी भी भौतिक अभिक्रिया के द्रव्यमान के ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका जो सटीक आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात के मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए में 2 मोल जल, ऑप्शन बी 1 मोल जल, ऑप्शन सी 200 मोल जल और ऑप्शन डी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जल के अणु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 मोल जल। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा न्यूट्रॉन पर डैश आवेश रहता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कितने आवेश रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में -1, ऑप्शन डी में 2। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। न्यूट्रॉन पर 0 होता है, ये खाली होता है पूरा न्यूट्रॉन, स्टेबल रहता है ये। क्वेश्चन 25 में हमसे पूछा जा रहा है अल्फा कण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया ऋणावेशित प्रोटॉन और ऑप्शन बी में ऋणावेशित हीलियम परमाणु, ऑप्शन सी में धनावेशित प्रोटॉन और ऑप्शन डी में धनावेशित हीलियम परमाणु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी धनावेशित हीलियम परमाणु। यहाँ पे नगरी ऊपर नीचे हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है। ऑप्शन ए में न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में प्रोटॉन, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी में न्यूक्लियन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये न्यूट्रॉन। यहाँ पे खाली जगह पे न्यूट्रॉन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछ रहा है कोशिका भित्ति बनी होती है, मतलब कोशिका भित्ति किस में बनी होती है, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, सेलुलोज में, लिपिड में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी का सेलुलोज में। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ऑप्शन ए में गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी में प्लास्टिड और ऑप्शन सी में लाइसोमोस और ऑप्शन डी में अंतद्रव्य जालिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 29 किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उसका कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। मतलब कह रहा है हमसे किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है और उसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया 8, ऑप्शन बी में 16, ऑप्शन सी में 32, ऑप्शन डी में 66। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा दिया गया चित्र किस ऊतक का है, मतलब ये चित्र दिया गया हमें, ये चित्र जो हमें दिया गया है ये कौन सी ऊतक का है। तो ऑप्शन ए में दिया गया हमें पेरेनेकाइमा और ऑप्शन बी में कोलेनेकाइमा और ऑप्शन सी में स्केलेनेकाइमा और ऑप्शन डी में क्लोरेम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पेरेनेकाइमा। ये पेरेनेकाइमा का ये चित्र है। और इसी तरह हम पहुंच चुके हैं 31 पे और 31वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। मतलब जो हम लोग बादाम खाते हैं उसका जो ऊतक होता है ऊपरी परत वो किस भाग का बना होता है। तो ऑप्शन ए में पेरेनेकाइमा, ऑप्शन बी में कोलेनेकाइमा और ऑप्शन सी में स्केलेनेकाइमा और ऑप्शन डी में फ्लोएम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलेनेकाइमा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि स्केलेनेकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछ रहा है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। मतलब जो हमारे मांसपेशी में जुड़े हुए रहते हैं अस्थियां, उस अस्थियों मतलब हड्डियों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस संयोजी ऊतक का क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं, वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया अस्नायु और ऑप्शन बी में कंडरा और ऑप्शन सी में उपास्थि और ऑप्शन डी में मांसपेशी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कंडरा, इसे हम क्या कहते हैं कंडरा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया उसका निवास स्थान, ऑप्शन बी में उसकी कोशिका संरचना, ऑप्शन सी में उनके पोषण के तरीके और ऑप्शन डी में उनके जनन तरीके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछ रहा है नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। मतलब जो नील हरित शैवाल होते हैं, जैसे कभी कभी आप सभी ने देखे ही होंगे, हम लोग घर में तो वैसे जहाँ पे पानी जम जाता है वहां तो हरा रहता है शैवाल हम उसी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया नील हरित शैवाल। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। और ऑप्शन में दिया गया पहला मोनेरा, ऑप्शन बी में प्रोटिस्टा और ऑप्शन सी में फंजाई, ऑप्शन डी में प्लांटी।
तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ये मोनेरा, इसको हम मोनेरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा जा रहा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। ऑप्शन ए में एनिलीडा और ऑप्शन बी में आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी में मोलस्का और ऑप्शन डी में इकाइनोडर्मेटा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछ रहा है दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं। मतलब इसमें से जो 4 बीमारी हमको बताया गया, ये कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस से होते हैं, वायरस से। ऑप्शन ए में है टाइफाइड, ऑप्शन बी में हैजा, ऑप्शन सी में मलेरिया, ऑप्शन डी में कोरोना। कोरोना आप सभी तो जानते ही होंगे कोरोना के बारे में। फिलहाल इसका सही उत्तर हमारा होने वाला है 36 का डी, और ये कोरोना ही होगा, क्योंकि एक वायरस है, आप सभी को पता ही होगा। 2020 में ये हमारे इंडिया में प्रवेश किया था और 2 साल तक पूरा कहलका मचा के रखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कोरोना, क्योंकि एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें हमसे पूछा जा रहा है संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में पोलियो, ऑप्शन बी में कैंसर, ऑप्शन सी में क्षय रोग और ऑप्शन डी में मधुमेह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। जो संक्रमण रोग है उसका जो उदाहरण है ये क्षय रोग है। तो ऑप्शन नंबर 38 में मुझसे पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस क्या है। ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछ रहा है दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन विरेचक पोषक पदार्थ है। मतलब क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछ रहा है दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है। नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, नाइट्रोजन। और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा होने वाला है 40वां, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विशेष अणु को क्या कहते हैं। जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं ऑक्सीजन, उसके विशेष अणु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में ओजोन, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। उसे हम ओजोन कहते हैं। तो ये थी हमारी क्लास 9th की और साइंस का सारा 40 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सारा आंसर। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, डायरेक्ट डिट्टो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, तो सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार आपको इनको और रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैक बोर्ड गुरुकुल को, क्योंकि आपके हर सिलेबस को यहाँ पे कवर किया जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए और अपने एग्जाम में तहलका मचाते रहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।